नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां 45 दिनों से चले आ रहे महाकुंभ मेले के समापन की औपचारिक घोषणा आज होगी। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ मेले के समापन की औपचारिक घोषणा आज होगी। पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि के बीच चलने वाला यह आयोजन 66 करोड़ से ज्यादा सनातनियों के समागम का साक्षी बना है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज आएंगे और इस आयोजन का औपचारिक समापन करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों, कर्मचारियों और संस्थाओं को सम्मानित करेंगे। सीएम योगी सफाई कर्मियों का अभिनंदन करेंगे और आयुष्मान कार्ड भी वितरित करेंगे। समारोह में मेले के दौरान बनने वाले 4 विश्व कीर्तिमान के सर्टिफिकेट मिलने की भी उम्मीद है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि प्रमाण पत्र देंगे। महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ महाकुंभ का बुधवार को शिवरात्रि के दिन समापन हुआ, लेकिन संगम और आसपास के क्षेत्रों में सुविधाएं बहाल रहेंगी। अभी आगे भी बड़ी संख्या में स्नानार्थियों के आने के आसार हैं। इस संभावना को देखते हुए जरूरी सुविधाएं को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचने वाले हैं और इस आयोजन का वह औपचारिक रूप से समापन भी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों, कर्मचारी और संस्थाओं को सम्मानित करेंगे और सीएम योगी सफाई कर्मियों का अभिनंदन भी करेंगे और आयुष्मान कार्ड भी वितरित करेंगे। हमारे विशेष संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आलोक, लगातार हम बात करते आए विगत दिनों में महाकुंभ की महिमा की, और अब देखिए वह पल आ गया है जब जिसका आरंभ हुआ था आज उसका समापन हो जाएगा। ऐसे में क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं, कैसा माहौल है वहां पर, और इतनी लंबे समय तक चलने वाला यह मेला अपनी समापन की अपनी बाट जो रहा है, जो कल ही हो गया है, ऐसे आज उसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। ऐसे में क्या कुछ मंजर आप देख समझ पा रहे हैं आलोक? देखिए, देश और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 का आज विधिवत समापन हो जाएगा और आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके समापन की घोषणा करेंगे। पहले दिन से, यानी कि जो पहला पौष पूर्णिमा का स्नान और अंतिम महाशिवरात्रि का स्नान, प्रत्येक दिन ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब भारी जनसैलाब, श्रद्धालुओं का रेला, भक्तों का रेला आस्था की, पुण्य की डुबकी लगाने के लिए संगम और संगम के विभिन्न घाटों में नहीं पहुंचा। कई कीर्तिमान स्थापित हुए। 65 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी संगम में पुण्य और आस्था की डुबकी लगाई। पूरा जनसैलाब सिर्फ और सिर्फ अमृत स्नान, आस्था का स्नान, पुण्य का स्नान करने के लिए आ रहा था। चाहे देश की बात करें या विदेशों की बात करें, हर जगह से श्रद्धालु संगम के पास आए थे और तीर्थों के राजा प्रयागराज को कहा जाता है। इस प्रयागराज की महिमा को, इस प्रयागराज की भक्ति को, इस प्रयागराज के महत्व को देखने के लिए श्रद्धालु आए और संगम और आसपास के घाटों पर स्नान किया। तो एक बहुत बड़ा आयोजन था जिसको सरकार ने किया है। एक दुखद घटना जरूर हुई थी मौनी अमावस्या पे, जिसमें कई श्रद्धालुओं की, 30 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद भी इतनी भारी भीड़ को नियंत्रित करना, इतने भारी जो श्रद्धालुओं का सैलाब आ रहा था उसको नियंत्रित करना, उनको सकुशल आगमन और उनको वापसी भेजना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और प्रत्येक दिन 1 करोड़ से लेके 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख इस तरह की संख्या रोज देखने को मिल रही थी, जो श्रद्धालु आके संगम में, त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे। तो राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ी चुनौती को, चुनौती कह लीजिए, एक बहुत बड़े आयोजन को सकुशल संपन्न करा लिया। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वो कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे, अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी थी वो ये स्वच्छता कर्मी थे, जिन्होंने पूरे मेले में साफ सफाई की बहुत बेहतरीन व्यवस्था दी और पूरा का पूरा जो महाकुंभ का क्षेत्र हो या प्रयागराज का क्षेत्र हो, उसमें स्वच्छता को कायम रखा। तो उनका भी अभिनंदन करेंगे, नाविकों का भी अभिनंदन करेंगे, जिन्होंने भारी संख्या में श्रद्धालुओं को विभिन्न घाटों से लेकर संगम में स्नान कराया। जी कुरान, बहुत धन्यवाद आलोक आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से यह तमाम बातें बताने के लिए।
और इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला उत्तराखंड दौरा स्थगित कर दिया गया है। वे गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास मुखवा में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद यह दौरा चल गया। तो यह बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का आज होने वाला दौरा स्थगित कर दिया गया है। वे गंगोत्री धाम पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद यह दौरा टाल दिया गया है। पीएम मोदी संभवतः 4 या 5 मार्च को उत्तराखंड आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुखवा पहुंचकर पीएम के दौरे की तैयारी का जायजा लिया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री का यह दौरा टल गया है। मौसम विभाग ने 27 फरवरी को बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि 1 महीने के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का यह दूसरा दौरा था। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने देहरादून आए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी के आग्रह पर वह शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास मुखवा आ रहे थे। यह दौरा उत्तराखंड टूरिज्म के लिए बेहद खास माना जा रहा था, क्योंकि उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए देश भर से लाखों लोग शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, तो देखिए, प्रधानमंत्री का यह दौरा था तो ज़रूर, लेकिन यह दौरा अब स्थगित हो गया। ऐसे में क्या सिर्फ मौसम ही वह एकमात्र वजह बनी जिसके चलते यह दौरा टाला गया, या कुछ अन्य कारण भी थे? ऐसे में जो तैयारियां की गई थी, जो लोगों का इंतज़ार कर रहे थे लोग प्रधानमंत्री के लिए, उनके बीच क्या कुछ माहौल है? क्यों यह दौरा टला? देखिए, मैं बात करूं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ी प्रदेश में थोड़ा ये जो है बारिश की बहुत ज्यादा संभावना होती है, तो उसको लेकर जो आशंकाएं थी वो भी थोड़ा डगमगा रही थी, कहीं बारिश ना हो उस बीच में। लेकिन हुआ वही, आज मौसम बिल्कुल अंधेरा है, तो उत्तराखंड में मौसम बिल्कुल हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और ये बहुत अच्छा निर्णय भी है कि बारिश के कारण जो है ये ना होता कि प्रधानमंत्री जो है देहरादून आते हैं और देहरादून जो वहां बारिश, देहरादून से ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है, फिर देहरादून में रुकना पड़ता। जबकि पूरी तैयारी, लगभग सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंट लग चुका था, सभी अधिकारी या प्रशासन के सभी लोगों को आदेश दिए गए थे कि 26-27 के दौरे को जो है प्रधानमंत्री का विशेष दौरा है। यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री का जो दौरा था वो मुखवा भी था, गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा बढ़ावा देने के लिए ये दौरा किया जा रहा था। और रात्रि प्रवास भी होना था प्रधानमंत्री मोदी का। ये थी कि प्रधानमंत्री अगर मोदी जो रात्रि प्रवास करेंगे तो उसको लेकर काफी उत्साह था लोगों में देखने को मिल रहा था। जिस तरीके के केदारनाथ में प्रवास किया तो वहां पे यात्रा की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी थी, तो उसको लेकर ये था कि मुखवा में अगर रात्रि प्रवास करेंगे तो काफी लोगों में उत्साह देखने को मिलेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा जो है यात्रा में आएंगे, शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा, उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। अब 4-5 तारीख को देखा जाता है कि 4-5 तारीख को अभी ये नहीं हुआ, लेकिन 4-5 तारीख को कहा जा रहा है कि 4-5 तारीख को उत्तराखंड दौरे पे रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और अब अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के पुणे से, जहां स्वारगोट बस डिपो में खड़ी महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी एमएसआरटीसी की बस के अंदर एक महिला के साथ कथित तौर पर रेप किए जाने की घटना पर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। तो यह बड़ी खबर महाराष्ट्र से हम आपको बता रहे हैं। पुणे के स्वारगोट बस डिपो में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की एक खड़ी बस के अंदर एक महिला के साथ कथित तौर पर रेप हुआ और उसके बाद अब प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने बस डिपो के सुरक्षा कार्यालय में तोड़फोड़ की। लोगों ने इस घटना के लिए सुरक्षा कर्मियों को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच बस स्टॉप पर तैनात 23 सुरक्षा गार्डों को निलंबित कर दिया गया है। स्वारगेट डिपो मैनेजर और ट्रैफिक कंट्रोलर से भी घटना को लेकर पूछताछ की जाएगी। जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर सौंपी जानी है। अब फडणवीस सरकार ने बसों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज एक अहम बैठक बुलाई है। इस बीच बस का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी और पीड़ित युवती आगे पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद महाराष्ट्र की महायुति सरकार राज्य में महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गई है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने आज आपात बैठक बुलाई है। यह बैठक दोपहर 12:30 बजे मुंबई के मंत्रालय में होगी।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस अपराध को गंभीरता से लिया और पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री तथा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को पीड़िता को न्याय, मनोवैज्ञानिक सहायता और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि स्वारगेट बस स्टेशन पर हुई रेप की घटना दुखद, क्रोधजनक और शर्मनाक है। यह अक्षम्य अपराध है और उसके लिए मृत्युदंड के अलावा कोई अन्य सजा नहीं हो सकती। उप मुख्यमंत्री पवार ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सरबजीत, अपने आप में बेहद शर्मनाक और अफसोसजनक यह घटना है और ऐसे में पूरे महाराष्ट्र में लोगों में उबाल है। सबसे पहले यह बताइए कि अभी इस पूरे घटना को लेकर आगे की कवायद यानी प्रोसीडिंग्स क्या कुछ चल रही है, इस घटना में क्या कुछ निकल कर आया और अभी माहौल कैसा है? जी, जिस तरह से पुणे पुलिस की जो 13 टीमें हैं वो आरोपी की तलाश के लिए जो है लगाई गई हैं। आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी पे जो है दत्तात्रेय खाड़े पे पहले से भी 6 मामले दर्ज हैं। हालांकि ये जमानत पे बाहर था, लेकिन हत्या जैसे ये वारदात के बाद आरोपी सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, वहां से निकल गया। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुणे पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। एआई क्या जिस तरह से आरोपी है, उम्मीद है कि जल्दी आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी के परिवार तक पुलिस पहुंची है। परिवार से पूछताछ की जा रही है कि आरोपी कहां पे है। हालांकि पुणे पुलिस की तरफ से भी पूरी टीम जो है कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री और जो मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया है कि आरोपी को जल्द से गिरफ्तार किया जाए। महिलाओं को सुरक्षा पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पे भी आज बैठक बुलाई गई है। बैठक में फुटेज जो है सीसीटीवी फुटेज लगाने की जो बात कही गई थी, लेकिन पुणे पुलिस में पुणे स्वारगेट में ऐसे भी जो कई बसें हैं जो वहां पर खड़ी थी, जिसका कोई देखभाल नहीं कर रहा था। वहां पे कई ऐसे वारदात हो चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में देखना है कि आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। बहुत धन्यवाद सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर झारखंड के हजारीबाग जिले से, जहां झारखंड के हजारीबाग जिले में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर साउंड सिस्टम लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और सड़क पर आगजनी कर दी। तो यह बड़ी खबर झारखंड के हजारीबाग जिले से, जहां शिवरात्रि के पावन पर्व पर साउंड सिस्टम लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प हुई। घटना को लेकर क्षेत्र में पुलिस की तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। डुमरांव के हिंदुस्तान चौक स्थित अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। वहीं हजारीबाग की घटना पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बड़ा बयान देते हुए इस घटना के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाएं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरस्वती पूजा के बाद अब शिवरात्रि पर ऐसी घटना घटी है। इस बीच हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। अजय, हजारीबाग बेहद सेंसिटिव जिला है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि गाहे बगाहे वहां पे कुछ महत्वपूर्ण ओकेजन्स पर ऐसा होता हुआ नजर आते रहा है। ऐसे में यह जो लेटेस्ट घटना हुई, जिसने एक बार फिर सबकी निगाहें हजारीबाग की ओर मोड़ दी है, उस पूरे घटनाक्रम के बताइए, मौजूदा हालात के बारे में भी बताइए। देखिए कुणाल, हजारीबाग जिला जो है वो इस मामले में जो है वो बराबर वहाँ कभी मतलब कुछ विशेष पर्व पर जो है वहाँ माहौल जो है वो बिगड़ता है, जैसे वो कोई एक दो जो ऐसा पर्व होता है। इसलिए सरकार जो है एहतियातन के तौर पर वहाँ पर व्यवस्था करती है। लेकिन इस बार जो है इचाक थाना में एक डुमरौन गांव है, तो वहाँ पे हिंदुस्तान चौक पर जो है शिवरात्रि के अवसर पर लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था और इसी लाउड स्पीकर लगाने के लिए 2 समुदायों के बीच में कहा सुनी हो गई। किसी एक समुदाय के लोग उसको मना कर रहे थे, दूसरे समुदाय के लोग लगा रहे थे। इसी दरमियान किसी ने जो है वो थाने में सूचना दे दी। थाने में सूचना देने के बाद माहौल को बिगड़ती स्थिति देखते हुए जो है थाना प्रभारी जो संतोष कुमार है, दल बदल जो है वहां पर तुरंत पहुंचे हैं और उन्होंने दोनों समुदायों के बीच जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दरमियान वहां पे एक स्कूल है, उस स्कूल के छत पर से कुछ जो शरारती तत्व जो हैं
वो जो है पत्थर जो है वो बरसाने लगे, और पत्थर जैसे ही बरसाया गया तो ये मामला जो है वो भड़क गया, और दोनों तरफ से पुलिस वाले भी और ये दूसरे पक्ष के लोग भी जो है आपस में जो है पत्थरबाजी करने लगे। और इसी दरमियान जो है जो शरारती तत्व हैं वहां पर 3 बाइक में और एक ब्लेनो कार में जो है वो आग लगा दी। एक मोटरसाइकिल को और एक ऑटो को भी वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। एक मोटरसाइकिल को तो यहाँ तक उपलब्धियों ने कुएं में डाल दिया। यानी कि ये जो है वो शरारती तत्व जो है मतलब उधम मचाने लगे, और जो है पुलिस जो है खुद तो बचाव कर ही रही थी, और जो है वो लाठियां भांजने की और पत्थर का, क्योंकि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी। तो इस दरमियान जो है हमारी बातचीत हुई थी, थोड़ी देर पहले ही हमारी बातचीत हुई थी, तो वहाँ के जो पुलिस कप्तान है अविंद सिंह, और वहाँ पे वो एक आईपीएस है जो अभी ट्रेनिंग आईपीएस हैं, श्रुति हैं जो वो ट्रेनिंग में है, और वो भी वही अभी जो है वो इसाक थाना को संभाल रही है। उन्होंने कहा है कि नहीं जो है उग्रवादियों को जो है उपद्रवी को जो है तुरंत बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ स्कूल में एक सीसीटीवी लगी हुई थी, तो उन इस स्कूल के सीसीटीवी से पहचान कर लिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी, आने वाली बात होगी कि चूंकि जब जो है उपद्रवियों का चेहरा जब उस सीसीटीवी फुटेज में है तो कहाँ तक ये पुलिस कर पाती है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम बातचीत करने के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर भोपाल त्रासदी से जुड़ी हुई, जहां मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा नष्ट करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो यह बड़ी खबर मध्य प्रदेश के पीथमपुरा से, जहां यूनियन कार्बाइड का कचरा नष्ट करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इंदौर के रहने वाले चिन्मय मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि मामले में पीथमपुर के लोगों से सलाह नहीं ली गई है। कचरे को नष्ट करने से पीथमपुर में रेडिएशन का खतरा हो सकता है। अगर रेडिएशन फैलता है तो उससे प्रभावित लोगों की चिकित्सा की सुविधा भी उस इलाके में नहीं है। आपको बता दें कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्यरात्रि को यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारखाने से अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोसोनेट गैस का रिसाव हुआ, जिससे कम से कम 5479 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग गंभीर और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हो गए। इसे दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी विवेक, भोपाल गैस त्रासदी और उससे जुड़ी हुई यह कांड, और उसके बाद एक बार चैप्टर फिर से पीथमपुर का खुलता हुआ, जहां आप कचरा को नष्ट करने की बात बहुत दिनों से चली हुई आ रही थी। ऐसे में आज जो याचिका इस पर सुनवाई होगी, जो दाखिल की गई थी, इसमें क्या कुछ कहा गया है और इससे क्या कुछ निकलकर सामने भी आ सकता है? विवेक। दरअसल कुणाल, जो ये याचिका है, इस याचिका को दाखिल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी, रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो भोपाल गैस त्रासदी से निकला हुआ कचरा है, उस कचरे के निस्तारण के लिए पीथमपुरा को चिन्हित किया गया और हाई कोर्ट के आदेश के बाद वहां पे कचरे का निस्तारण किया जाएगा। तो जो ये पिटीशन फाइल की गई, रिट पिटीशन, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि मध्य प्रदेश का ये मामला है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकता है, तो आप यहाँ आने की बजाय डायरेक्ट आप जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का इस मामले में फैसला, उसको चुनौती दी, तब हम सुनवाई कर सकते हैं। इसके बाद उस पिटीशन को खारिज कर दिया था। अब जो ये याचिका दाखिल की गई है, ये याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें ये कहा गया है कि क्योंकि कचरे का निस्तारण करने के लिए हाई कोर्ट का जो आदेश दिया गया, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2015 का एक सर्वे किया था, उसके आधार पर ये हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। जबकि 2023-24 या उससे रिसेंट का कोई इनके पास वो सर्वे नहीं था कि अगर वहां पे कचरे का निस्तारण किया जाता है, यानी कि यह जो जगह चिन्हित की गई है, उस जगह पे आसपास जो गांव है, जो रहने वाले लोग हैं और जो पानी की सुविधा है, और किसी आकस्मिक घटना के समय जो हॉस्पिटल के या फिर जो उसको नियंत्रित करने के लिए जो पूरा मैनेजमेंट होता है, वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, उसने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 2015 का एक सर्वे किया था, उसके आधार पर जजमेंट पास करा लिया और हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि पीथमपुरा यही जगह है जहां पर जो संयंत्र है, जहां पे इस जो कचरे का निस्तारण किया जाएगा, वहां से 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जबकि 3 और 4 गांव 1 किलोमीटर के रेडियस में है। और वहां इस कचरे के निस्तारण को देखने के लिए
जो आकस्मिक व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, खास तौर से वो कि उसके पास से एक नदी गुजरती है जो स्थानीय लोगों को पानी मुहैया कराती है, और उस जो कचरे का निस्तारण किया जाएगा, उस कचरे के निस्तारण किए जाने से जो पानी में रेडिएशन जाएगा उसकी वजह से लोगों को जो खतरा होगा उसका आकलन नहीं किया जा रहा है। उनको ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, सिर्फ पुराने सर्वे के आधार पर, 2015 के सर्वे के आधार पर निस्तारण की बात कही जा रही है। इसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने इस मामले पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार से ये कहा था नोटिस जारी करते हुए कि आप ये बताइए कि क्या आपके पास किसी आकस्मिक आपदा से निपटने की अरेंजमेंट क्या है, कैसे, इसके बारे में मध्य प्रदेश सरकार जवाब देगी। हालांकि हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर कोई रोक नहीं लगाई थी। उसी के आधार पर 27 तारीख से वहां पे ट्रायल के तौर पर 340 मीट्रिक टन में से 10 मीट्रिक टन कचरे को जलाए जाने की जो निस्तारण की व्यवस्था थी वो की जानी थी, वो की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई रोक नहीं है। अगर मध्य प्रदेश सरकार के जवाब से आज संतुष्ट होती है सुप्रीम कोर्ट, तो जरूरी है कि इसको प्रोसेस को आगे बढ़ने देगी, क्योंकि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। तो जो वहाँ कचरे के निस्तारण की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो आदेश है वो कंटिन्यू हो और वो अभी चलता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम बातचीत करने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर असम से, जहां भूकंप के झटके वहां महसूस किए गए हैं। तो बड़ी खबर असम से हम आपको बता रहे हैं, जहां सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। असम के मोरीगांव में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक असम के मोरीगांव में रिक्टर स्केल पर 5 की तीव्रता से धरती हिली। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप आधी रात 2:25 पर आया। इसकी गहराई 16 किलोमीटर रही। भूकंप का केंद्र मोरीगांव था, लेकिन इसके झटके असम के अलावा मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए। इलाकों में भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घबरा गए और अपने अपने घरों से बाहर आ गए। हालांकि इसके चलते किसी प्रकार के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हमारे संवाददाता रवि कुमार शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रवि, असम में यह भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं, इसकी अभी क्या स्थिति है? कब यह भूकंप आया? कुछ लोग जो प्रभावित हुए हैं या सब कुछ सामान्य है? पूरी जानकारी दीजिए। जी कुणाल, इस भूकंप के झटके में लोगों का आम जीवन ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। काफी किसी नुकसान की खबर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है। लेकिन आधी रात में सोते वक्त जब ये भूकंप आया तो काफी लोग, सब लोग घबरा गए और काफी गति की थी, और इसकी लंबाई करीब 16 किलोमीटर बताई जाती है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार। और इसका सेंटर मोरीगांव था। असम का एक जिला है मोरीगांव। और कुणाल, सबसे बड़ी बात कि इस भूकंप के झटके से काफी पड़ोसी राज्य वो भी प्रभावित हुए। मेघालय में भी दिन में भूकंप आया था और आसपास के पड़ोसी राज्य में इसके प्रभाव पड़े हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं आई है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।